हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना किस प्रकार के थे। उसमें राजाओं की स्थिति क्या होती थी। ऋग वैदिक काल में राजा के पास क्या शक्ति थी और उत्तर वैदिक काल में राजा के पास क्या शक्ति थी। हमने यह भी देखा था कि कर को किस प्रकार से कर के जो लेने के तरीके थे उसमें परिवर्तन किया गया। साथ ही साथ हमने नौकरशाही व्यवस्था और उसके साथ ही साथ ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जितनी भी संस्थाएं थी उन संस्थाओं को हम लोग देखा था। अब हम लोग उसी के अगले चरण में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था के जो स्रोत थे उसका अर्थव्यवस्था क्या था, वहाँ की इकोनॉमी किस प्रकार से रेगुलेट होती थी, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ऋग वैदिक काल जो था वो अर्थव्यवस्था उसका कैसा था, एक पशुचारणीय अर्थव्यवस्था था। ये तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी पढ़े थे कि उसका जो अर्थव्यवस्था था वो पशुचारणीय था और उसका जो समाज था वो कबीलाई समाज था। ठीक है, तो ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था एक यायावरी पशुचारणीय अर्थव्यवस्था थी जिसमें पशु अर्थव्यवस्था के केंद्र में मौजूद थे। इन पशुओं में दो पशुओं का मुख्य स्थान था, एक अश्व और दूसरा गाय। ठीक है, याद रखना है हमेशा जब तक ये पढ़िएगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, ऋग वैदिक काल का अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये ऋग वैदिक काल का अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये जो है क्या होता था कि सबसे पहले हम ऐसे इंट्रोडक्शन का दे देंगे कि ये जो अर्थव्यवस्था था वहाँ का कैसा था। यायावरी पशुचारणीय अर्थव्यवस्था थी जिसमें पशु अर्थव्यवस्था के केंद्र में मौजूद होते थे। इन पशुओं में दो पशु का मुख्य स्थान था, प्रथम अश्व और द्वितीय गाय। अश्व का उल्लेख 250 बार किया गया है जबकि गाय का उल्लेख 177 बार किया गया है। हमें इन पशुओं का महत्व इससे भी ज्ञात होता है कि इन पशुओं से संबंधित कई शब्दों का निर्माण भी किया गया था, जैसे दूरी के लिए गवयुक्ति, युद्ध के लिए गविष्ठ और संध्या वेला के लिए गौधूली। ठीक है, ऐसे भी आज के परिवेश में भी संध्या वेला, संध्या जो हो जाती है, शाम जो हो जाती है तो गौधूली बोलते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यानी कि यहाँ से हम लोगों ने उनके अर्थव्यवस्था में जो एंगल था कि जानवरों की वहाँ पे प्रधानता है ये हमने डाल दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें कृषि के विषय में भी कुछ सूचना प्राप्त होती है। जैसे एक अन्न होता है जिसको हम लोग यव बोलते हैं, यव का उल्लेख है। तो विद्वानों ने यह माना है कि संभवतः जौ और गेहूं को संयुक्त रूप से यव कहा जाता था। ठीक है ना, देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में यव का उल्लेख मिलता है, यव एक अन्न है। ठीक है, तो विद्वान बोलते हैं कि ये जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो यव नामक शब्द का वर्णन है उसका जो तात्पर्य है वो जौ और गेहूं के संयुक्त रूप से है। ठीक है, और हल के लिए क्या लांगल का इस्तेमाल करते हैं, लांगल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और संभवतः हल जो है वो लकड़ी का बनाया हुआ होता था। ठीक है, तो देखिए हमने पहला जो देखा वो जानवरों से रिलेटेड पॉइंट को डाला था कि जानवरों में कौन कौन वहाँ पे महत्वपूर्ण होता था, और दूसरा जो हमने पॉइंट डाला वो कृषि से संबंधित डाल दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस काल में संभवतः कुछ शिल्पों का भी विकास हुआ था, जैसे बढ़ई, कुम्हार, चर्मकार, स्वर्णकार, क्योंकि हमें चाक पर बने हुए मृदभांड के प्रमाण भी मिलते हैं जिन्हें हम ओसीपी कहते हैं। ठीक है, परंतु यह सीमित पैमाने पर विकसित हुए शिल्प थे। ठीक है, देखिए कुछ मृदभांड भी मिले हैं। ठीक है, ऋग वैदिक कालीन कुछ मृदभांड भी मिले हैं। तो मृदभांड चाक पर बने हुए मिले हैं। ठीक है, और चाक बनाने का काम कौन करता है, चाक बनाने का काम तो कौन करता है, बढ़ई करता है, और मृदभांड बनाने का कार्य कौन करता है, कुम्हार करते हैं। तो यहाँ पे बढ़ई और कुम्हार की पुष्टि तो हो गई थी, और साथ ही साथ चर्मकार और स्वर्णकार जो वर्ग था वह भी विद्यमान था। तो शिल्प का विकास भी हो चुका था। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा जानवरों की स्थिति, फिर दूसरा हम लोगों ने देखा कृषि, और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, शिल्प। तो शिल्प में हमने क्या पढ़ा, बढ़ई पढ़ा, कुम्हार, चर्मकार और स्वर्णकार इत्यादि को पढ़ा। और इसका साक्ष्य का पुष्टि कहाँ से होता है कि ये लोग थे, क्योंकि हमें मृदभांड मिला है। ठीक है, चाक पर बने हुए मृदभांड मिले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो इस काल की अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, क्योंकि मुद्रा के चलन का हमें बहुत ही क्षीण संकेत प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में शतमान और निष्क शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग इन्हें मुद्रा मानने से इनकार करता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे मुद्रा का चलन था, और कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ पे ऋग्वैदिक काल में मुद्रा का चलन नहीं था। बोलते हैं कुछ लोग कि ऋग्वेद में शतमान और निष्क नामक शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, जो कि मुद्रा के संकेत देते हैं। लेकिन वहीं एक बहुत इतिहासकार का बहुत बड़ा वर्ग बोलता है कि नहीं, ये मुद्रा नहीं थे, ये कोई और वस्तु होगी, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, क्योंकि मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। मुद्रा का जो चलन था वो बहुत ही क्षीण संकेत, मतलब बहुत ही कम था वहाँ पे। तो मुद्रा का चलन जब कम होगा तो वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली होगी। आप वस्तु कुछ दीजिएगा और उसके बदले में भी कोई दूसरी वस्तु आप प्राप्त कीजिएगा। मुद्रा के बदले आप कोई वस्तु नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चलन थी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इस काल की अर्थव्यवस्था पूर्णतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि हमें ऋग्वेद से पुर और दुर्ग जैसे शब्द तो मिले हैं, परंतु नगर शब्द प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, ऋग्वैदिक काल में अगर हम आएंगे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को बताना है, तो हमको जानवरों से रिलेट कर देना है कि भाई वहाँ जो है जानवरों की प्रधानता थी। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुओं से रिलेटेड अर्थव्यवस्था थी। फिर उसके बाद हमको कृषि का वर्णन कर देना है कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें यव शब्द का प्रयोग किया गया है, और यव शब्द जो है मुख्यतः संयुक्त रूप से जौ और गेहूं के लिए किया जाता था, ठीक है। इसी प्रकार से हमको कर देना है कि एक मृदभांड मिला है जो चाक पर बना हुआ है। तो चाक पर बने हुए मृदभांड हमें इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे शिल्पों का विकास होने लगा था, ठीक है। छोटे ही स्तर पर परंतु शिल्पों का विकास होने लगा था। किस प्रकार से, क्योंकि चाक जो बनाने का कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, बढ़ई, और चाक पर मृदभांड बनाने का कार्य कौन करते हैं, वो करते हैं कुम्हार। और वहाँ पे स्वर्णकार और चर्मकार लोगों की भी स्थिति वहाँ पे पुष्टि हो गई थी। तो इस प्रकार से, और फिर हम लोग देखेंगे कि पूर्णतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि ऋग्वेद से पुर और दुर्ग जैसे शब्द तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन कहीं से भी नगर शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमने देखा ऋग वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो देखिए, उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में ऋग वैदिक काल की तुलना में हमें तीव्र परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस काल की अर्थव्यवस्था यायावरी के जगह पे क्या हो गई थी, अस्थायी हो गई थी, ठीक है। और पशुपालन के स्थान पर कृषि मुख्य कार्य हो गया था। समझ सकते हैं यहाँ पे आप कि देखिए हर जगह चेंजिंग। हमने जब राजनीतिक एंगल पढ़ा था ऋग वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का, तो राजनीतिक एंगल में भी हमने देखा था कि किस प्रकार से चेंजिंग हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग अगर पढ़ रहे हैं आर्थिक एंगल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार का था, तो ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था और उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा तीव्र परिवर्तन हुआ था। जो पहले यायावरी जो वहाँ पे जीवन था वो अब क्या हो चुका है, अस्थाई। देखिए, ये यायावरी मतलब होता है कि इधर उधर घूमने वाला, ठीक है, तो वो हो चुका था। और पशुपालन के स्थान पर अब कृषि क्या हो चुका था, मुख्य कर्म हो चुका था, ठीक है। हमने देखा था कि पशुपालन मुख्य कर्म था, लेकिन अब जो है उत्तर वैदिक काल में वो कृषि हो चुका था। अब देखिए, इस काल में लोहे का आविष्कार हुआ था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ था, जिसने अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर्वप्रथम लोहे से तलवारों का निर्माण किया गया, परंतु उसके पश्चात हमें ऐसे उपकरण निर्मित होते हुए दिखाई पड़ते हैं जो कृषि कार्यों से संबंधित हों, ठीक है। देखिए, लोहा जो खोज हुआ वो उत्तर वैदिक काल में हुआ, तो उसका प्रयोग जो किया गया वो तलवार बनाने में किया गया। और उसके पश्चात हमें ऐसे उपकरण निर्मित होते हुए दिखाई पड़ते हैं जो कृषि कार्य से संबंधित हो, जैसे कुल्हाड़ी के माध्यम से गंगा घाटी के सघन वन क्षेत्र को कृषि के लिए साफ किया गया, ठीक है। गंगा घाटी में सघन क्षेत्र जो था उसको अब साफ सफाई करना है, क्योंकि पशुपालन से अब किधर शिफ्ट हो रहा है, सब कृषि पे। तो जो लोहा का खोज हुआ तो पहले तो तलवार बनाया गया, फिर कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी बना करके क्या किया कि जो गंगा घाटी के जो सघन वन थे उसको क्या किया गया, कृषि के लिए साफ किया गया। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में पशुपालन को छोड़ करके अब कृषि पर
ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा था। उसके पश्चात हमें भारी हलों के विषय में सूचना मिलती है जो मुख्य तौर पर पेड़ों की जड़ों को भूमि के साफ करने में सहायक होते थे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चेंज हो रहा है। पहले पशुपालन केंद्रित अर्थव्यवस्था था और अब कृषि उनका मुख्य अर्थव्यवस्था का एक वो क्षेत्र बनता जा रहा था। इस काल में हमें यव के साथ साथ गौधूम और व्रीहि जैसे अनाजों का उल्लेख मिलता है जो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की कृषि पर बढ़ती हुई निर्भरता को दिखाता है। देखिए, ऋग वैदिक काल में हमें सिर्फ यव मतलब जौ और गेहूँ, ठीक है, जौ और गेहूँ, यानी कि यव जो मिलता है वो हमें मिलता है ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि गौधूम और व्रीहि जैसे अनाजों का उल्लेख मिलता है जो यह दर्शाता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि पर जो निर्भरता थी आर्यों की वो किस प्रकार बढ़ रही थी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि कृषि के साथ साथ हमें शिल्पों में भी तीव्र विकास के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं क्योंकि एक नवीन शिल्प लौह उपकरण का निर्माण अत्यंत प्रसिद्ध हो गया और धातु उपकरणों तथा अन्य शिल्प के विषय में सूचना हमें वाजसनेयी संहिता नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। देखिए, हमने देखा कि शिल्पों का विकास जो ऋग वैदिक काल में हुआ था, वो ऋग वैदिक काल में शिल्पों का विकास किस हद तक हुआ था। हमने देखा था कि एक मृदभांड मिला था, ठीक है, जो कि चाक पर बना हुआ था। तो चाक पर बने हुए मृदभांड हमें इस बात की ओर संकेत करते हुए दिखाई देते हैं कि संभवतः वहाँ पे कुम्हार, बढ़ई, चर्मकार और स्वर्णकार जैसे वर्ग मौजूद रहे होंगे। लेकिन जैसे ही लोहा मिला तो लौह उपकरणों का निर्माण स्टार्ट हो गया। जैसा कि हमने बोला, तलवार, कुल्हाड़ी, हल, ये सब का निर्माण होना स्टार्ट हो गया तथा अन्य शिल्पों का भी निर्माण होना स्टार्ट हो गया। तो इस विषय में सूचना, देखिए, धातु उपकरण और नए अन्य शिल्पों का जो निर्माण होने लगा था, जो तैयार होने लगा था, विकास होने लगा था, उसकी सूचना हमें वाजसनेयी संहिता से मिलती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस काल में व्यापार वाणिज्य का उदय भी तीव्रता से हुआ था क्योंकि हमें सृष्टि और श्रेणी जैसे शब्द प्राप्त होते हैं जो यह बताते हैं कि व्यापार का विकास तीव्रता से हो रहा था। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि व्यापार तो पहले उतना नहीं था। ठीक है, शुरू तो पशु केंद्रित अर्थव्यवस्था थी। तो पशु केंद्रित अर्थव्यवस्था में क्या व्यापार होगा, उसमें कोई व्यापार वाली चीज़ है ही नहीं। लेकिन जैसे ही पहले थी, बहुत हद तक बहुत कम थी, जो हम लोग देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली ये सब थी। ठीक, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि नया नया शिल्पों का जब उदय हो रहा है, तो शिल्पों का जब उदय होगा तो व्यापार और वाणिज्य का भी उदय होगा। तो हमें सृष्टि और श्रेणी जैसे शब्द प्राप्त होते हैं जो यह बताते हैं कि व्यापार का विकास तीव्रता से हो रहा था। इस काल में क्रिशल नामक मुद्रा के विषय में भी हमें सूचना मिलती है, परंतु इसका स्वरूप पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं था। जैसे हमने देखा था, ठीक है, हमने यहाँ पे जैसे देखा था, एक बार और आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से हमें यहाँ पे नहीं मिला था शतमान और निष्क, कहाँ चला गया शतमान और निष्क, इधर होगा। हाँ, देखिए यहाँ पे शतमान और निष्क जैसी मुद्राओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन विद्वानों का एक और इतिहासकारों का बड़ा वर्ग बोलता है कि नहीं, मुद्रा ये नहीं था, ये कुछ और था। लेकिन वहीं जैसे ऋग वैदिक काल में वहाँ पे छीन संकेत मिला था मुद्रा के चलन का, तो यहीं पे उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में बोला कि ठीक है, यहाँ पे एक क्रिशल नामक मुद्रा के विषय में सूचना मिलती है, परंतु इसका स्वरूप भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं था। ठीक है, तो व्यापार का उदय तो तीव्र हुआ ही था। ठीक है, तीव्रता से हुआ था। हमें सृष्टि और श्रेणी जैसे शब्द प्राप्त होते हैं जो यह बताते हैं कि व्यापार का विकास तीव्रता से हुआ था। ये पॉइंट हमको ये सब डालना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल जहाँ ग्रामीण सभ्यता का काल था, वहीं हमें इस काल के ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण से 2 नगरों के विषय में सूचना प्राप्त होती है जो हस्तिनापुर और कौशाम्बी है। देखिए, हमने पढ़ा था कि ऋग वैदिक काल जो है पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो वहीं पे हमने उत्तर वैदिक काल के विषय में ये जाना ऐत्रेय ब्राह्मण में
कि यहाँ से 2 नगर भी पाए गए थे, ठीक है। कौन कौन? हस्तिनापुर जो दिल्ली में है, दिल्ली, और कौशाम्बी जो यूपी के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में ये मिलते थे। तो हमने अर्थव्यवस्था के बहुत सारे एंगल को देखा, तो ये हम लोग यहाँ से अर्थव्यवस्था में अब डाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक कालीन समाज, ठीक है। तो समाज कैसा था? समाज को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं, अर्थव्यवस्था तक। चलिए, थैंक यू।